हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टिप्स। कल अपन ने चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत कर दी थी। आज इस चैप्टर में आगे बढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से समझ लिया था, ये भी देख लिया था कि स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस क्या होता है और वो कैसे काम करता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मतलब क्या ही कर रहे हो, जाके देख लो ना यार जाके, ठीक है। तो पुरानी वीडियो पहले देख लो और उसके बाद अपन आज आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन क्या होता है, कैसे काम करता है। और यकीन मानिए जो सिंगुलर नाउन है ये आपको एक चैप्टर में नहीं 6 चैप्टरों के अंदर पढ़ना है। कैसे, कब, क्या, क्यों, कैसे, कैसे, कब, क्या, क्यों, कैसे, ये इस वीडियो में आगे चल के बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमने बात करी स्टैटिस्टिक्स की तो हमारे दिमाग में आए नंबर्स, और नंबर्स के साथ साथ आया उस नंबर्स से रिलेट करने वाला इंफॉर्मेशन। पिछली वीडियो में अपन ने ये बता दिया था आप लोगों को, मेरी जबान को पता नहीं आज फिर क्या हो रहा है, कि भाई स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये नंबर कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई फाइंडिंग बता रहे हो तभी वो स्टैटिस्टिक्स की कैटेगरी में आएंगे। पर कमाल की बात यह है, हमने अब तक ये नहीं समझा कि ये नंबर्स कैसे फाइंडिंग बताते हैं। तो ये जो कैसे वर्ड है इसका जवाब है स्टैटिस्टिक्स अ सिंगुलर नाउन। अब इसका जवाब कैसे है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूं स्टैटिस्टिक्स एक सिंगुलर नाउन है तो इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या है, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जो तरीके हमें मदद करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जो तरीके हमें मदद करते हैं उस कलेक्टिव डेटा से किसी तरीके की इंफॉर्मेशन, किसी तरीके का कोई रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए, वो मदद करते हैं हमें उस डेटा से रिलेटेड किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए और उसके हिसाब से आगे की पॉलिसीज बनाने के लिए। हमने जब इस चैप्टर की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बात बोली थी कि हम पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके बाद जानेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, और तीसरी बात कर रहे होंगे कि इस स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स में क्यों डाला गया है। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स पिछली वीडियो में देखा था। आज जो सिंगुलर नाउन है ना, ये आपको ये समझाता है कि व्हाई आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना है इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो समझते हैं व्हाट इज अ सिंगुलर नाउन। तो एज अ सिंगुलर नाउन स्टैटिस्टिक्स मींस स्टैटिस्टिकल मेथड। ये कैसा साइंस है स्टैटिस्टिकल मेथड का, क्या है ये, साइंस है स्टैटिस्टिकल मेथड का, उन मेथड्स का जो मदद करते हैं हमको। इट रेफर्स टू द टेक्निक्स, क्या, टेक्निक्स या मेथड्स ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये क्या आ गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। जो क्वांटिटेटिव डेटा, जो नंबर्स वाला डेटा हमारी जेब में है, उस डेटा से हम क्या क्या कर रहे हैं, वो तरीके जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है आगे तो आपको पता होगा कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं थ्रू सेंसस मेथड, थ्रू सैंपलिंग मेथड, और उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं कि डायरेक्ट इल्यूमिनेटर से लेकर आ रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या किसी और तरीके से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, वो स्टैटिस्टिकल टूल है, वो भी एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। किस चीज का, वो स्टैटिस्टिकल टूल है ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा का, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी क्या आता है, ये भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है। किस चीज का, ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सिमिलरली उसको एनालाइज कर रहे हैं कि भाई इसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, और उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। आप समझना मेरी बात को ध्यान से, जो इंटरप्रिटेशन आती है ना, इसका नेक्स्ट स्टेप पता है क्या है, नेक्स्ट इज पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट इज पॉलिसी मेकिंग। अब एक बात बताओ, हमने बहुत सारा दिमाग लगा के डेटा कलेक्ट करा, उससे जुगाड़ निकाला, उसको बाई चार्ट में रिप्रेजेंट करा, एंड एट द एंड हमें समझ में आया कि भारत में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। तो इसका करेंगे क्या, हम इस डेटा की मदद से नई नई पॉलिसीज बनाएंगे। इस डेटा की मदद से हमारी इकोनॉमी को सुधारने के लिए नए नए जुगाड़ करेंगे, और इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स को या नंबर को या डेटा को या एग्रीगेट को या फाइंडिंग को यूज करते हैं इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि उन्हीं की मदद से हम इकोनॉमी को चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भाई भारत के अंदर इस साल का जो बजट है उसके अंदर सरकार ने बोला है कि हमारी मेडिकल के ऊपर, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर सरकार अच्छा खर्चा करेगी, हमारे एजुकेशन के ऊपर सरकार अच्छा खर्चा करेगी, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक अच्छा खर्चा करेगी। तो सरकार ने क्यों किया ऐसा, क्योंकि सरकार ने पिछले साल का डेटा उठाया,
उस डेटा के हिसाब से सरकार ने यह समझा कि अगर हम कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है भारत देश की जीडीपी के ऊपर। ज़्यादा भारी लैंग्वेज हो गई, सादा भाषा में समझो, जितना ज़्यादा खर्चा हम बिल्डिंग बनाने में करेंगे उतना ज़्यादा बिल्डिंग से प्रोडक्शन बनेगा और प्रोडक्शन से हमारा देश का जीडीपी बनेगा। सिंपल भाषा मैंने तुम्हें समझाया। ये सरकार को पता चल गया। कैसे पता लगा? क्योंकि हमने जब इसका जीडीपी का और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों का डेटा उठाया तो दोनों के बीच में एक कोरिलेशन आया। क्या आया? कोरिलेशन। मैं ज्यादा डीप में चाह रहा हूं आप लोगों को, पर ध्यान से समझना, जो स्टैटिस्टिक्स की पूरी किताब है ये आपको पूरा ज्ञान दे देगी पॉलिसी बनाने तक का। तो ये क्या कर रहा है, हमने ये समझा कि जितना ज्यादा खर्चा यहां करेंगे उतना ज्यादा फायदा यहां पर हो रहा है। तो सरकार ने कहा मुझे और फायदा चाहिए, तो क्या करो, और खर्चा कर दो। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल भाषा में बोले तो आपने इंस्टाग्राम पे ऐड देखा, उससे कोर्स बिक गए। फॉर एग्जाम्पल आजकल चलते हैं ना वो 200 रुपए में एआई वर्कशॉप, 400 रुपए में एआई वर्कशॉप, ये वर्कशॉप वो वर्कशॉप। तो उन लोगों ने मान लो 1 लाख रुपए खर्चा करके लगा दिया ऐड, किसके? एआई वर्कशॉप। कितने की? 300 रुपए की, ठीक है। और उन्होंने 1 लाख रुपया खर्च कर दिया, पर उस एडवर्टाइजमेंट से उनको 5 लाख रुपए का रेवेन्यू मिल गया। 1 लाख खर्च करे, 5 लाख का रेवेन्यू मिल गया। अब उनको सिंपल है गणित, और 1 लाख लगा और 5 लाख आएगा, और लगा और आएगा, और लगा और आएगा। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। इसी तरीके से जब हम इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या बन जाता है? पॉलिसी बन जाती है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। समझ गए? तो स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर नाउन क्या है? ये स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, ये स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके थ्रू हम कलेक्शन करते हैं डेटा का, क्लासिफिकेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये 5 स्टेप में यहां पर डिवाइडेड है। सबसे पहला स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो, या कोई और किताब है तो उसके अंदर पढ़ लेना। मेरे माइक का वायर जो है वो अंदर फंस गया था, मैंने उठा के सही कर दिया है। चलो, नो कट। ओके, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। वापस माइक का वायर फंस गया है तो हट भाई, चलो आ जाओ। थर्ड आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये चैप्टर नंबर 2 होगा। 3 बीसी के अंदर शायद 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आपके चैप्टर डिजाइन है, ठीक है। हर पुस्तक में चैप्टर नंबर अलग होंगे तो ऐसे दिल पर मत लेना, पर ये 5 चीजें आपको पढ़नी। समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक है। अपन ने स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस पिछली वीडियो के अंदर देख लिया कि एज अ प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मतलब फैक्ट फाइंडिंग नंबर्स के अंदर, और यहां पर सिंगुलर फॉर्म के अंदर हमने क्या बोला कि वो फैक्टर फाइंडिंग निकालते कैसे। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए ना? देखो एक बार, अगर हमने स्टैटिस्टिक्स की बात करी तो यहां 2 चीजें हैं। एक तो हो गया प्लूरल बहुवचन, एक हो गया सिंगुलर एक वचन। प्लूरल के अंदर है फैक्ट इन न्यूमेरिकल नंबर्स, पर इसका जो जवाब आता है हाउ, ये हाउ जो है ना ये क्लियर कर देता है ये वाला। मेरी राइटिंग में मत जाना, उम्मीद थी डॉक्टर बनने की, फिर मैंने सोचा कि सिर्फ राइटिंग के बिना पे डॉक्टर बनना मुश्किल है थोड़ा तो इसलिए मैं नहीं बना। राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो भाई इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें लिख के लाता हूँ, पर कोशिश जारी है, ठीक है। राइटिंग की बारी है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी राइटिंग और सुधर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का नेचर कैसा है, कि हमारा स्टैटिस्टिक्स कैसा है। तो स्टैटिस्टिक्स 2 तरीके का हो सकता है, इट इज अ साइंस एज वेल एज इट इज एन आर्ट। अब दोनों का बीच में मतलब समझ लेना, अपन कॉमर्स पढ़ रहे हैं पर दोनों चीजों को पकड़ के रखते हैं। साइंस को भी पकड़ते हैं, आर्ट्स को भी पकड़ते हैं और पढ़ते कॉमर्स से, ठीक है जी। तो यहां पर साइंस क्यों है? देखो साइंस का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में, कोई साइंटिफिक रीजन हो, कोई लॉ हो, कोई कानून हो, कोई सिस्टमेटिक मैनर हो, ठीक है। और अगर आर्ट की बात करें तो कोई भी चीज आर्ट कब होती है? मेरे बालों को क्या हो रहा है आज भाई, बहुत गंदे हो रहे हैं आज बाल, ठीक है। तो कोई भी चीज आर्ट का मतलब क्या होता है? उसके अंदर पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है, यानी कि आप कुछ अपनी टेक्निक लगा रहे हैं, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स के लिए क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, ये कहलाता है आर्ट, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा पढ़ते हैं साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर के अंदर, इसलिए ये क्या है? ये आप लोगों की साइंस है। आर्ट क्यों है? क्योंकि ये हमें मदद करता है उस चीज को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, उस चीज से रियल लाइफ प्रॉब्लम को एड्रेस करने में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भारत के अंदर जो है ना वो कंज्यूमर इंडेक्स जो है, यानी कि जो बास्केट है कंज्यूमर की, उसका रेट बढ़ रहा है। मतलब बास्केट का तुमको बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा और 1 किलो को क्या बोलते हैं उसको, दाल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, सब्जी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चारों को खरीदने के लिए आज से 10 साल पहले 500 रुपये लगते थे, आज की तारीख में मान लेते हैं 1200 रुपये लग रहे हैं, आज से 10 साल बाद 2000 रुपये लग रहे हैं। तो ये क्या है? हमारा कंज्यूमर का जो इंडेक्स है ना, रिटेल कंज्यूमर इंडेक्स, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कि हमें ज्यादा खर्चा लगना पड़ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स के डेटा की मदद से, उस डेटा की मदद से हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं कि यार वो लोग जो कि महीने का 1000 रुपया नहीं कमा सकते वो क्या करेंगे। तो
तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ पॉलिसी, कुछ ना कुछ प्लान्स निकालने पड़ेंगे। समझ में आ गया? मेरी बात को क्लियर हो गया सबको? सब बोलो हाँ है ना? ठीक है ना? तो ये क्या हो रहा है, हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं थ्रू स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? इसलिए हम बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स से आर्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम डेटा की मदद से रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कितनी शानदार चीज है, सोच के देखो। सिर्फ डेटा को देख के आप अंदाजा लगा रहे हो कि व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है। इसलिए बोला जाता है कि आज की दुनिया में डेटा इज द किंग। अगर आप डेटा को पकड़ लेते हैं तो आप राजा बन सकते हैं। इसलिए आपको जो यूट्यूब पे दिखता है ना, वो भी क्या है, आपका डेटा ही तो है। पहले क्या होता था, हम यूट्यूब पे सर्च करते थे, अरे यार ये ढूंढा ये मिल गया, ये ढूंढा ये मिल गया। आज क्या हो रहा है, ढूंढते ही नहीं है। यूट्यूब इतना समझदार है कि हम जैसे यूट्यूब की स्क्रीन खोलते हैं, शुरू के 4-6 चीजों में से कोई एक ना एक चीज हमें लगता है कि ये तो हमारे काम की है। यूट्यूब को ये कैसे पता लगा? ये सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा से पता लगा है। सो दैट इज द पावर ऑफ डेटा, दैट इज द पावर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपको 10 चीजें दिखाई गई, 10 में से 6 बार आपने जो चीज पसंद करी, अगली बार वही दिखाएंगे। क्या हो गया, छटनी हो गई। अब वो 6 बार जो आपने पसंद करी है, उन 6 की वैरायटी में 10 दिखा दी। उनमें से 6 बार आपने कोई एक सिमिलर चीज, तो अगली बार वही 6 दिखाओ। इस तरीके से रिफाइन करते 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 यूट्यूब एग्जैक्टली पता कर सकता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। और अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो अपने 11वीं कक्षा के किसी भी चैप्टर के आगे इकोनॉमिक्स और टिप्स लगा देना, आपको दिख जाएंगे अपन। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैसा है, मतलब ये जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअल में है कैसा। तो स्टैटिस्टिक्स दोनों चीजों के अंदर आता है। ये डिस्क्रिप्टिव भी है और इन्फरेंशियल भी है। दोनों का मतलब समझना। डिस्क्रिप्टिव यानी सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बेस्ड। अब देखो, बहुत सारे समझदार व्यक्ति बोलेंगे साहब डिस्क्रिप्टिव का मतलब कुछ और होता है। होता होगा, हम तो वो देखेंगे जो हमें समझ में आता है। देखो, चीजों का मतलब ऐसे निकालो जो तुम्हें समझ में आए, वो मत निकालो जो एक्चुअल में होता है। यार एक्चुअल वाली चीजें तो हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं। जैसे है ना, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था ना, तो कई सारी ऐसी चीजें थी जो प्रैक्टिकली कुछ और ही बता रही हैं, पर मुझे इस तरीके समझ में आ रही है, तो मैंने उसको उन्हीं तरीके से समझ लिया। आज वही तरीका जब मैं आप सभी को देता हूं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को चीजों का वो मतलब समझना है जो कि आपको समझ में आए, वो नहीं समझना जो कि एक्चुअल में उसका डेफिनेशन में या डिक्शनरी में मतलब लिखा हुआ है। तो अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो इट रेफर्स टू दोज मेथड व्हिच आर यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डेटा। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, ये 5 चीजें अपन ने बोली थी ना। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, ये चीजें किसके अंदर आती हैं? स्टैटिस्टिक्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। Statistics in descriptive form. It includes data of each and every element in the given population. अब देखो, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो 2-3 शब्दों को आपको समझना, जानना, पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से शब्द है? सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स। ये आप दोनों को देखने को, आपको ये दोनों शब्द देखने को कई बार मिलेंगे, पॉपुलेशन या यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का मतलब पूरी दुनिया नहीं होती है स्टैटिस्टिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि कक्षा 11वीं कॉमर्स के बच्चों का एवरेज मार्क्स कितने हैं यूनिट 1 के अंदर, तो यहां पर जो 11वीं कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं वो सब मिला के यूनिवर्स फॉर्म कर देंगे। यानी उन सबको जोड़ देना क्या कहलाता है? यूनिवर्स कहलाता है। ठीक है, और उसके अंदर जो इंडिविजुअल व्यक्ति है आप हो, वो क्या कहलाएगा? उस यूनिवर्स का एक एलिमेंट। समझ में आ गया? तो यूनिवर्स मींस मेरा प्रोबेबल डेटा सोर्स। मैं वो सारी चीजें जहां से मुझे डेटा उठाना है वो मेरा यूनिवर्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके मोहल्ले में से हर घर की एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी है, तो आपके मोहल्ले के अंदर जो हर घर है उन टोटल सारे घरों को जोड़कर क्या बोलेंगे? यूनिवर्स है हमारा। और हर एक घर क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? समझ गए? तो इट इंक्लूड्स डेट्स, नहीं डेटा है बेटा, इट इंक्लूड्स डेटा ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द गिवन यूनिवर्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स क्या है सर? ये इन्फरेंशियल है। इन्फरेंशियल का मतलब समझ लो बहुत आसान है, यानी कि वो सारे मेथड जिससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, डिस्क्रिप्शन भी निकालते हैं, कंक्लूजन भी निकालते हैं, डेटा कलेक्ट भी करते हैं और उसका कुछ जवाब भी निकालते हैं। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि डेटा कलेक्ट करके रख लिया, हम डेटा का जवाब भी निकाल रहे हैं। कंक्लूजन बेस्ड अप्रोच भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज की जाती है। समझ में आ गया सबको? तो स्टैटिस्टिक्स इज बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। ठीक है, तो चलो यार, मेरे हिसाब से आज की कक्षा के लिए बस इतना ही बहुत है, जहां पर अपन ने नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा और साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन पढ़ा। इस चैप्टर को समाप्त करने के पास हम बहुत ज्यादा पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी है, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस या फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
दोनों के बारे में कल की वीडियो में आराम से देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो कल की कक्षा में देखेंगे। इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, मिल जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। पैसे में मिलेंगे नहीं, अभी तो फ्री मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, यू विल गेट इट ओवर देयर। और साथ साथ में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम अगर आती है आपको कक्षा 11वीं के अंदर, चाहे वो अकाउंट्स हो, इको हो, बिजनेस हो, तो बिजनेस और इकोनॉमिक्स के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपने चैप्टर के नाम के आगे इकोनॉमिक्स एंड टिप्स लिखना है। और अगर अकाउंट्स में प्रॉब्लम है तो अपने चैप्टर के नाम के आगे अकाउंट्स अड्डा लिखना है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जरूर बताएं। टिल देन बाल को कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।